जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पावर पांडे जी के साथ। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने भारतीय संविधान के भाग 5 यानी कि संघ को पढ़ रहे हैं। संघ में हम लोगों का तीसरा टॉपिक चल रहा है मंत्रिपरिषद। दोस्तों देखिए, अनुच्छेद 74, ठीक है, अनुच्छेद 74 में क्या था कि राष्ट्रपति को सलाह या सुझाव देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया गया था, ठीक है, अनुच्छेद 74। और अनुच्छेद 75 में क्या था कि मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पे राष्ट्रपति करेंगे, यानी कि अनुच्छेद 74, ठीक है। अनुच्छेद 74 में क्या था, मंत्रिपरिषद था, तो मंत्रिपरिषद को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा। फिर अनुच्छेद 75 में क्या था, प्रधानमंत्री की चर्चा की गई थी कि मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पे राष्ट्रपति करेंगे। तो अनुच्छेद 75 में क्या था, अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा। फिर अनुच्छेद 75 में क्या था, प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री को भी हम लोगों ने पढ़ा कि मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है, मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, बहुत से महान्यायवादी और राष्ट्रीय वो सब जो भी नीति आयोग, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, जो कुछ भी है, प्रधानमंत्री का कार्य क्या था, प्रधानमंत्री का जो कुछ भी शक्ति है, नियुक्ति है, जो कुछ भी था, हम लोगों ने अनुच्छेद 74 और 75 में देखा था, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं वही को, अनुच्छेद 76, ठीक है। अनुच्छेद 74 में क्या था, मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 75 में क्या था, प्रधानमंत्री की चर्चा की गई थी। और अनुच्छेद 76 में हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज हम लोगों का टॉपिक क्या है, अनुच्छेद 76। लेकिन देखिए, अनुच्छेद 76 से पहले, ठीक, अनुच्छेद 76 से पहले प्रधानमंत्री के बाद एक और टॉपिक आता है, उप प्रधानमंत्री। बेसिकली इसकी चर्चा कोई संविधान में विशेष इसकी चर्चा की नहीं गई है, लेकिन एक राजनीतिक कार्यों के मामले में उप प्रधानमंत्री की पद को लाया गया था। राजनीतिक मामले में उप प्रधानमंत्री, देखिए उप प्रधानमंत्री का पद कब लाया जाता है, जब प्रधानमंत्री कोई विदेशी दौरे पे भारत से कहीं बाहर गए हैं, तो उस टाइम उप प्रधानमंत्री आकर प्रधानमंत्री के कार्यभार को संभालता है, ठीक है, उप प्रधानमंत्री। तो आइए हम लोग छोटा सा एक टॉपिक है उप प्रधानमंत्री को पढ़कर तब हम लोग अनुच्छेद 76 पे आते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग उप प्रधानमंत्री को पढ़ेंगे। तो देखिए, हम लोग क्या है, भारतीय संविधान, इंडियन पॉलिटी में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, भाग 5, ठीक है, भाग 5 का नाम क्या है, संघ। संघ में हम लोग उप प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, उप प्रधानमंत्री क्या होता है, तो देखिए इसमें बताया गया है कि इसके बारे में संविधान में कोई स्पष्ट चर्चा वगैरह नहीं है, ठीक है। उप प्रधानमंत्री के बारे में, जैसे मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इन लोगों के बारे में अनुच्छेद के अंतर्गत इन लोगों को पढ़ना है। लेकिन उप प्रधानमंत्री में कोई अनुच्छेद वगैरह नहीं है, इसकी संविधान में कोई विशेष चर्चा नहीं की गई। इसको एक राजनीतिक के रूप में बस इसका पद लाया गया था कि प्रधानमंत्री यदि कोई विदेशी दौरे पे भारत से बाहर गए हैं, तो उस टाइम उप प्रधानमंत्री आकर प्रधानमंत्री के कार्यभार को संभाल सकता है, ठीक है। तो देखिए, इसके बारे में संविधान में कोई स्पष्ट चर्चा नहीं है, ठीक। दूसरा क्या है, यह राजनीतिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है पद है, ठीक है, यह राजनीतिक उद्देश्य के लिए केवल बनाया गया पद है, ठीक है। इसकी कोई संविधान में चर्चा नहीं है और ये केवल राजनीतिक उद्देश्य के लिए बनाया गया पद है। कौन, उप प्रधानमंत्री, ठीक है। आगे देखिए, फिर क्या है, जब प्रधानमंत्री देश के बाहर रहते हैं, ठीक, जब प्रधानमंत्री देश के बाहर रहते हैं तो उप प्रधानमंत्री का देश पर नियंत्रण रहता है, और जब उप प्रधानमंत्री नहीं रहता है तो गृह मंत्री देश पर नियंत्रण रखता है, ठीक है। देखिए, बेसिकली अब जो है ना, अब उप प्रधानमंत्री के पद को हटा दिया गया है, इसकी अब कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जब सपोज करिए कि प्रधानमंत्री कहीं विदेशी दौरे पर गए हैं, उस टाइम उप प्रधानमंत्री आएंगे। लेकिन यदि उप प्रधानमंत्री भी यदि नहीं रहे तो उस टाइम कौन करेगा, तो उस टाइम गृह मंत्रालय, ठीक है, होम मिनिस्ट्री प्रधानमंत्री के पद पे विराजमान होगा, वहां पे देखेगा, ठीक है। कौन, गृह मंत्री। तब जब प्रधानमंत्री भी नहीं हो और उप प्रधानमंत्री भी नहीं हो, उस टाइम गृह मंत्री देखेंगे, ठीक है। तो वही इसमें बताया गया है कि जब उप प्रधानमंत्री नहीं रहता है तो गृह मंत्री देश पर नियंत्रण रखता है। देखिए, अब तक टोटल 7 उप प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। अब तक केवल 7 उप प्रधानमंत्री बने हैं। जैसे पहला था हमारा सरदार पटेल बने थे, मोरारजी देसाई थे, और बहुत से लोगों ने, 7 प्रकार के लोगों ने देखा। तो आइए वन बाय वन करके हम देखते हैं। देखिए, पहला क्या था, सरदार पटेल, ठीक है। सरदार पटेल भी पहले उप प्रधानमंत्री के पद पे विराजमान थे। मोरारजी देसाई थे, फिर मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री भी बन गए थे, तो मोरारजी देसाई हो गए। चौधरी चरण सिंह, ये भी उप प्रधानमंत्री थे, फिर बाद में ये प्रधानमंत्री बन गए थे, ठीक है। फिर क्या है, जगजीवन राम, फिर उसके बाद बीबी चौहान, फिर उसके बाद देवीलाल, फिर उसके बाद ये थे लाल कृष्ण आडवाणी। देखिए, लाल कृष्ण आडवाणी भी उप प्रधानमंत्री के पद पर एक टाइम थे, ठीक है। तो सबसे पहले सरदार पटेल, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राय और बीबी चौहान, देवीलाल और
लाल कृष्ण आडवाणी, ये 7 लोग थे उप प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, ये 7 लोग। तो ये है हमारा उप प्रधानमंत्री। ठीक है, उप प्रधानमंत्री का कोई संविधान में अनुच्छेद नहीं है। ये बेसिकली आप लोग समझिए कि जब प्रधानमंत्री नहीं रहते हैं तो उप प्रधानमंत्री को लाया गया है। ठीक है, और जब उप प्रधानमंत्री भी नहीं रहेंगे तो हमारे गृह मंत्री जी हमारे प्रधानमंत्री के पद पे आएंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों का उप प्रधानमंत्री। अब हम लोग का टॉपिक स्टार्ट होता है अनुच्छेद 76। देखिए, अनुच्छेद 76 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 76 में बोला गया है महान्यायवादी, मतलब अटॉर्नी जनरल। देखिए, महान्यायवादी एक बहुत ही खतरनाक पोस्ट होता है। देखिए, महान्यायवादी वह होता है, महान्यायवादी क्या होता है कि जब केंद्र सरकार, इसको आसान भाषा में कहें तो ये केंद्र सरकार का वकील होता है। मतलब केंद्र सरकार पे जो कुछ भी मुकदमा या कोई भी दिक्कत कानून के हिसाब से होगा तो महान्यायवादी केस को सॉल्व करते हैं और केंद्र सरकार की तरफ से केस लड़ते हैं। कौन? महान्यायवादी। ठीक है, इसकी चर्चा अनुच्छेद 76 में की गई है। किसकी चर्चा? महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की। ठीक है, फिर देखिए क्या है, इसकी चर्चा अनुच्छेद 76 में है। यह केंद्र सरकार का प्रथम विधि होता है। विधि मतलब कि आधिकारिक कानूनी सलाहकार। देखिए क्या होता है, केंद्र, आप लोग तो सब जानते हैं कि जो भी हमारे नेता हैं, मंत्री हैं, ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। ठीक, ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे तो होते नहीं है, केवल बस चुनाव में जीतकर डायरेक्ट पार्लियामेंट में चले जाते हैं और बड़े बड़े पद पे होते हैं। लेकिन पढ़े लिखे तो नहीं है, लेकिन इस पर कोई भी सवाल उठा सकता है कि भैया आपने ये वादा किया, ये पूरा नहीं किया, ये हुआ। शिक्षा मंत्री, मतलब केंद्र सरकार जैसे मंत्री परिषद के जो भी मंत्री होंगे, जो भी मंत्री, बहुत सारे मंत्री परिषद में होते हैं ना, तो जो भी मंत्री होते हैं उस पर यदि कोई कानूनी दिक्कत आ गई, कोई भी बिल हो गया, कोई भी कानूनी नियम ला रहे हैं, तो वो सब इतना पढ़े लिखे थोड़ी ना होते हैं कि वो लोग अपना खुद का नियम ला देते हैं। नहीं, ये लोग इन लोगों से पूछकर, महान्यायवादी से पूछकर, इन लोगों से सहायता लेकर, सलाह लेकर तभी वो लोग कोई अपना काम करते हैं। ठीक है, यदि कोई उन पर केस कर रहा है तो उस टाइम यही केस उनकी तरफ से लड़ते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से केस कौन लड़ता है? महान्यायवादी। ठीक है, फिर से देखते हैं इसकी चर्चा अनुच्छेद 76 में है। यह केंद्र सरकार का प्रथम विधि सलाहकार होता है, यानी कानूनी सलाहकार होता है। ठीक, आगे देखिए, यह संसद का सदस्य नहीं होता। देखिए, यह क्या होता है ना, यह कोई चुनाव के द्वारा तो जाते नहीं है महान्यायवादी, ये अपनी योग्यता के अनुसार जाते हैं। योग्यता, इनकी योग्यता तो इतनी होती है ना, समझ जाइए कि एक सुप्रीम कोर्ट का जितना योग्यता होता है उतनी ही योग्यता एक महान्यायवादी की होती है। ठीक, इसकी महान्यायवादी। देखिए, महान्यायवादी क्या है भैया? केंद्र सरकार का वकील ये है। तो भाई सरकार का वकील तो इसको पढ़ा लिखा तो होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का जज जितना उनकी योग्यता होती है उतना ही किसकी योग्यता होती है? तो महान्यायवादी की होती है। ठीक है, ये संसद के सदस्य नहीं होते हैं, क्योंकि ये इनका तो कोई संसद के सदस्य, तो भाई चुनाव में जो जीतता है वो ना जाता है, तो इनका तो कोई चुनाव वगैरह तो होता नहीं है। ये अपनी योग्यता के अनुसार जाते हैं, लेकिन संसद के सदस्य नहीं होते हैं। लेकिन ये संसद में बैठते हैं, संसद में भाग लेते हैं, लेकिन अधिक वोट नहीं डालते हैं। तो देखिए क्या है, यह संसद का सदस्य नहीं होता किंतु कार्यवाही में भाग लेता है और मतदान नहीं होता है। ठीक है, ये संसद के सदस्य नहीं होते हैं लेकिन संसद की कार्यवाही में भाग लेते हैं। ठीक है, संसद की कार्यवाही में भाग लेते हैं और ये वोट वगैरह नहीं डालते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या है, यह पूर्णकालिक नहीं होता। देखिए, ये क्या होता है ना, इनका तो कोई चुनाव नहीं हुआ है कि 5 साल के लिए चुनाव इनका हुआ है तो 5 साल के लिए रहेगी। नहीं, इनका एक अपनी योग्यता के अनुसार गए हैं, एग्जाम पास किए हैं, सब कुछ इतना मेहनत किए हैं तब गए हैं। फिर इनका जो 5 साल के लिए कार्य, कोई इनका 5 साल के लिए नहीं हुए हैं कि नहीं ये 5 साल होते हैं। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर निर्भर करते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मतलब एक आसान भाषा में समझे तो प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति को सिफारिश करेंगे तब इनकी नियुक्ति होती है, और प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति को कहेंगे तब इनको हटाया जा सकता है। ठीक है, यानी प्रधानमंत्री इनको लाते हैं और प्रधानमंत्री इनको हटाते हैं। समझे? राष्ट्रपति, देखिए बेसिकली संविधान में जो कुछ भी है सब जो है प्रधानमंत्री ही करते हैं, केवल राष्ट्रपति को आगे कर देते हैं कि ठीक है आप करिए, लेकिन वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के ही हाथ में होती है। ठीक है, तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, लेकिन राष्ट्रपति से करवाता है। राष्ट्रपति कहेंगे कि हाँ ठीक है उनको लगा दीजिए, और हटाना भी होगा तो इनको हटा देगा, तुरंत ही हटा देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई वो संविधान नहीं है कि आप 5 साल, प्रधानमंत्री की जब इच्छा होगी तब महान्यायवादी, अगर जो भी उनको प्रधानमंत्री को लगेगा कि नहीं भाई ये दिक्कत कर रहा है, इससे थोड़ा
नहीं है, ये रिस्पेक्ट मेरा नहीं कर रहा है या अच्छे से नहीं देख रेख कर रहा है, तो प्रधानमंत्री तुरंत इसको हटा देंगे। राष्ट्रपति से कहेंगे कि भैया हटा दो, राष्ट्रपति तुरंत इसको हटा देगा। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर ये निर्भर करता है, ठीक है। प्रसाद पर्यंत मतलब इच्छा अनुसार, उनके इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, किसके, राष्ट्रपति। और वास्तविक देखें तो प्रधानमंत्री का इच्छा के ऊपर, ये तो राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत हो गया, लेकिन प्रधानमंत्री ही उनको कहेंगे कि भाई इनको हटा दीजिए, तो राष्ट्रपति हटा देते हैं, ठीक। ये हम लोगों का महान्यायवादी। फिर से देखते हैं, ये तो समझ गए आप लोग, ये 5 वर्ष के लिए नहीं होते। लेकिन ये देखिए, इसमें एक और दिक्कत होता है। इसमें क्या होता है ना, ये 5 साल के लिए तो होते हैं, 5 साल के लिए होते हैं, लेकिन ये केवल केंद्र सरकार का ही केस नहीं लड़ते हैं, ये अन्य लोगों का भी केस लड़ सकते हैं, ठीक है। ये पब्लिक का भी केस लड़ सकते हैं, ठीक है। ये सरकार का भी केस लड़ सकते हैं और पब्लिक का भी केस लड़ सकते हैं। इसीलिए जानते हैं, इसीलिए इसको वेतन वगैरह नहीं मिलता है, इसको गवर्नमेंट की तरफ से इसको भत्ता, महंगाई भत्ता मिलेगा, सिक्योरिटी मिलेगी, बंगला मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन इसको पेमेंट मतलब मंथली जो कि पेमेंट होता है ना, पेमेंट नहीं मिलता है। पेमेंट इसलिए नहीं मिलता है कि ये टोटल पूरा गवर्नमेंट का ही नहीं होता है, ये पब्लिक का भी काम करता है। और ये सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ सकता है, हाई कोर्ट में भी लड़ सकता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी लड़ सकता है। बाई चांस एक आम आदमी मान के चलिए शिक्षा मंत्री पे केस कर दिया कि भाई आप क्या कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, ये बहुत तामझाम कर दिया, एक आम आदमी, तो महान्यायवादी चाहे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही मामला सुलझा सकता है, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि वो सुप्रीम कोर्ट ही जाए या हाई कोर्ट ही जाए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी वो मामला सुलझा सकता है, उसका केस उसका लड़ सकता है, ठीक है। हाई कोर्ट में भी देख सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी केस लड़ सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो भी कोर्ट है, सब में ये सरकार की तरफ से केस लड़ सकता है। कौन, महान्यायवादी। और पब्लिक की तरफ से भी लड़ सकता है। इसीलिए इसको वेतन नहीं मिलता है, भत्ता मिलता है, भत्ता मिलेगा, सिक्योरिटी मिलेगी, इनको बंगला मिलेगा, लेकिन वेतन नहीं मिलता है, ठीक है। यह पूर्णकालिक 5 वर्षों के लिए नहीं होता है, बल्कि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत इच्छानुसार होता है, ठीक है। जिस कारण यह निजी व्यक्ति का भी मुकदमा लड़ सकता है, ठीक है। यह निजी व्यक्ति का भी मतलब पब्लिक का भी मुकदमा लड़ सकता है। फिर देखिए, केंद्र सरकार पर किसी भी प्रकार के मुकदमे को महान्यायवादी लड़ता है, ठीक है। केंद्र सरकार का मतलब जितने भी मंत्रिपरिषद, टोटल मंत्रिपरिषद में जितने भी सदस्य रहते हैं, सबका मुकदमा कौन लड़ेगा, महान्यायवादी ही लड़ता है, ठीक है। उनको कानूनी सहायता कौन देगा, महान्यायवादी देगा। जो कुछ भी कानून की तरफ से वो अपना बिल लाएंगे, कुछ भी लाएंगे, तो कौन देख रेख करेगा, महान्यायवादी। क्योंकि भाई उतना वो पढ़े लिखे थोड़ी ना होते हैं कि वो अपने हिसाब से कर लेते हैं, नहीं, तो महान्यायवादी ही करता है, ठीक। आगे देखिए, यह मुकदमे को भारत के किसी भी न्यायालय में लड़ सकता है। इसकी योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है, ठीक है। इसकी योग्यता क्या होती है, एक सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। किसकी योग्यता, इसकी महान्यायवादी की योग्यता। अब देखिए, महान्यायवादी की योग्यता क्या, सहायता करने के लिए भी ऐसा नहीं है कि महान्यायवादी केवल एक ही होता है। इनकी सहायता के लिए महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल, फिर उसका अटॉर्नी जनरल के बाद एक आता है सॉलिसिटरी जनरल मतलब ST, फिर उसके बाद ASG, ऐसे 3-4 लोग आते हैं महान्यायवादी की रक्षा के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया अटॉर्नी जनरल हो गया, ये हो गया सेक्रेटरी जनरल हो गया, और ये हो गया ASG, अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी जनरल और एफिलिएटेड SLT जनरल होता है, ठीक है। ये होते हैं, ठीक है, समझ गए। इनकी रक्षा करने के लिए ये आएंगे और इनकी सहायता करने के लिए ये आते हैं, ठीक है। अटॉर्नी जनरल की सहायता कौन करेगा, ये करेंगे, और इसकी करेंगे ASG, ठीक है। अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटरी जनरल और एफिलिएटेड सॉलिसिटरी जनरल, तो ये होते हैं महान्यायवादी, ठीक है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होते हैं। तो समझ गए कि महान्यायवादी क्या होता है। महान्यायवादी एक तरह से कहें तो केंद्र सरकार का एक वकील होता है, मतलब भारत सरकार का वकील होता है। ये भारत सरकार पे कोई भी केस वगैरह कोई भी करता है तो महान्यायवादी ही भारत सरकार की तरफ से लड़ता है, ठीक है, महान्यायवादी। और ये केवल केंद्र सरकार का ही नहीं, ये आम जनता का भी, पब्लिक का भी केस लड़ सकता है, ठीक। ये होता है महान्यायवादी। इसकी चर्चा अनुच्छेद 76 में की गई है। किस में की गई है, आर्टिकल 76 में की गई है, समझ गए। अब आते हैं हम लोग अनुच्छेद 77, ठीक है, आर्टिकल 77। देखिए, आर्टिकल 77 क्या कहता है कि केंद्र सरकार के कार्यों की संचालन की चर्चा है, ठीक है। देखिए, केंद्र सरकार जो भी अपना केंद्र सरकार का डिपार्टमेंट है, केंद्र सरकार के
कार्यों के संचालन की चर्चा की गई है। यानी कि केंद्र सरकार का जो भी कार्य है, विभिन्न प्रकार के विभाग है, केंद्र सरकार का तो बहुत सारे विभाग है, वो अपने हिसाब से काम करता है। पीएमओ होता है, होम मिनिस्ट्री होता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री होता है, डिफेंस मिनिस्ट्री होता है, फॉरेन मिनिस्ट्री होता है, मतलब बहुत सारे विभाग होते हैं। उनकी चर्चा किसमें की गई है? आर्टिकल 77 में। और यह क्या कहता है? और इसमें एक और है कि राष्ट्रपति इनके ऊपर कानून भी बना सकते हैं। क्या है? राष्ट्रपति इनके कार्यों को आसान बनाने के लिए कानून भी बना सकते हैं। कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, ये होता है अनुच्छेद 77। ठीक, अब अनुच्छेद 78 में क्या होता है? देखिए, अनुच्छेद 78 में ये बोला गया है कि प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि संसद की कार्यवाही की जानकारी राष्ट्रपति को दें। ठीक है, अनुच्छेद 78 ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह संसद के जो भी कार्रवाई हो रही है वो राष्ट्रपति को सूचित करे या राष्ट्रपति को दे जाकर। ठीक है, अनुच्छेद 78। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने उप प्रधानमंत्री को पढ़ा, फिर उसके बाद महान्यायवादी को पढ़ा। महान्यायवादी का मतलब अनुच्छेद 76 को पढ़ा, अनुच्छेद 77 को पढ़ा, अनुच्छेद 78 को पढ़ा। ठीक है, अनुच्छेद 77 में क्या था? महान्यायवादी मतलब आसान भाषा में समझे तो भारत सरकार का, केंद्र सरकार का वकील होता है। इसमें बहुत सी चीजें थी। अनुच्छेद 77 में क्या कहता है? केंद्र सरकार के कार्यों की संचालन है। ये बहुत से विभाग हैं और उन विभागों को राष्ट्रपति उसको आसान बनाने के लिए कानून भी बना सकता है। ठीक है, केंद्र सरकार के कार्यों की संचालन की चर्चा है जो विभिन्न मंत्रालयों द्वारा संपन्न होती है। और अनुच्छेद 78 में क्या कहता है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि संसद के कार्यवाही की सूचना किसको दे? राष्ट्रपति को दे। ठीक है, तो ये रहा आज हम लोगों का टॉपिक। ठीक है, तो ये रहा आज हम लोगों का। कल हम लोग अनुच्छेद 79 पढ़ेंगे, संसद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल हम लोग संसद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।